हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना कि सेल ऑर्गेनल्स क्या था। ठीक है ना। सेल को अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़े हुए थे कि जब भी हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो बेसिकली 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके स्टडी करा जाता है। सबसे पहला इसका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरा था साइटोप्लाज्म। क्योंकि साइटोप्लाज्म के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग को बता चुके थे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जिसके वजह से पूरा का पूरा सेल फुलफिल होता है जिससे, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच का ये पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म में बेसिकली, ठीक है ना, इसके लिए एक सेकेंड ना, ये सेल का हमारा स्ट्रक्चर है जो कल के क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे गौर करिए कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में है। इस साइटोप्लाज्म में गौर कीजिए कि बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर का बहुत सारा अलग अलग छोटा छोटा क्या है, पार्टिकल्स हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे पॉलीराइबोसोम हो गया, सेंट्रियोल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेसिकल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक हो गया। ठीक है ना। इवन हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे स्मॉल क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पतले पतले फाइब्रस भी होते हैं जिनको फाइब्रस बोला गया, फाइब्रस फाइबर बोला गया उसको। ठीक है ना। तो ये हमारा पर्टिकुलरली सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसमें हम लोग सब देखे हुए थे और कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना था इसमें। तो हम क्या बताए थे, सेल ऑर्गेनल्स कुछ और नहीं होता है, इट्स अ लिटिल ऑर्गन। ठीक है ना। और पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है ना। ये किसी भी सेल का सबसे छोटा ऑर्गन या फिर ये उसका क्या होता है, पार्ट होता है जिससे सेल का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो इन सेल ऑर्गेनल्स में किसको किसको शामिल किया गया था, तो सबसे पहला न्यूक्लियस, दूसरा इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड 10वां जो था माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। यही जो 5 स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स, इसमें बहुत सारे होते हैं साइटोप्लाज्म में। अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, पर जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इस पर स्टडी करते हैं बारीकी से, ठीक है ना, तब पता चलता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है ना। उन्हीं को माइक्रोट्यूब्यूल्स या माइक्रोफिलामेंट्स कहा गया। ठीक है ना। तो आज हम लोग, ठीक है ना, सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, न्यूक्लियस को हम लोग सबसे बाद में स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करते हैं। ठीक है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो ये न्यूक्लियस है सेंटर में, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है ना, यहाँ पे जैसा कि लिखे हुए हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो किसी भी सेल का, ठीक है ना, सेल में यहाँ पे देखिए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना हुआ है। न्यूक्लियस के चारों तरफ पतले पतले ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में एक के बाद एक पैरेलल ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है ना। इनको क्या कहा गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया। ठीक है ना। वो चाहे एनिमल हो या फिर प्लांट हो, सारे के सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल ब्रांच्ड मेम्ब्रेन और अनसर्टेनिटी ट्यूब्यूल्स का क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसको इंडोप्लाज्मिक, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स एंड सीट्स। इट एक्सटेंड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अराउंड द oblong bags, that means vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. It occurs in 3 forms: cisternae, vesicles, and tubules. Depending upon nature of its membrane, ER is divided into 2 types. तो जैसा कि अभी डिफाइन किए हैं कि ये क्या होता है, ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पैरेलल होता है। ठीक है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है। जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के पूरे सरफेस पे, ठीक है ना,
अभी फिगर में जैसा हम लोग देखे हैं तो वहाँ पे 4 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम बनाए हुए थे। ज़रूरी नहीं है कि वो बस 4 ही होगा, हमारे बॉडी के सेल्स में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि फिगर था तो इसलिए वहाँ पे बस 4 ही बनाया है। एक और चीज़ यहाँ पे बता दें आप लोग को, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी किसी सेल्स में या फिर कभी कभी इसमें से कोई कोई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ले करके तुम्हारा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मुझे वहाँ तक क्या होता है, फैला रहता है, ठीक है ना। बस बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या हो जाता है, डिफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है कि इट्स अ लार्ज नेटवर्क, ये क्या होता है, एक लंबा नेटवर्क होता है, ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे हैं। और ये बहुत ही छोटे छोटे क्या मेम्ब्रेन से बना होता है, यानी कि इसमें जो हम लोग गौर किए थे न्यूक्लियस में जो बना हुआ है, लाइनिंग जो बनाए हुए हैं एक के बाद एक पैरेलल ट्यूब्यूल्स के जैसा, वो क्या है, मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ से एक बात और पता चलता है, ठीक है, एक बात आप लोग को बताना था कि वो ये कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये खास तरह के प्रोटीन का बना होता है जिसको लाइपोप्रोटीन कहा गया, ठीक है ना। क्या बोला गया इसको, लाइपोप्रोटीन, ठीक है। इसका फैलाव दैट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये नॉर्मली न्यूक्लियस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में कहीं तक इसका साइज हो सकता है। बट इवेंट कभी कभी क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म के, ठीक है ना, जो सबसे इनर वाला जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके सरफेस पे भी चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ईआर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक्चुअली ईआर के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ईआर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहला इसका जो पार्ट था उसको आर बोला गया, दैट मीन्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो दूसरा पार्ट था उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला गया, ठीक है ना। रफ क्यों बोला गया, इसका रीज़न है, ठीक है, बिकॉज इट्स कंटेन्स राइबोसोम पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट्स सरफेस इज़ रफ, ठीक है ना। सही मायने में जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पूरे के पूरे सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम पार्टिकल्स क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। यहाँ पे एक बात बता दें आप लोग को कि राइबोसोम भी क्या होता है, साइटोप्लाज्म का एक छोटा सा सेल ऑर्गन है, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म में भी जहाँ तहाँ क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में फैला रहता है, बिखरा रहता है। पर स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये पर्टिकुलरली ही मिलता है, ठीक है। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एकदम, इसी की वजह से इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ है, क्योंकि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर बैठा रहता है, ठीक है ना। इसके ठीक अपोजिट जब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, एसीआर की बात करते हैं, तो एसीआर में किसी भी तरह के राइबोसोम पार्टिकल्स उसके सरफेस पे बैठे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्मूथ होता है, ठीक है ना। और जो आर होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये राइबोसोम को कंटेन किए हुए, जिसकी वजह से उसका सरफेस क्या हो जाता है, खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसलिए उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, ठीक है ना। अब इन दोनों का फंक्शन आप लोग को बारी बारी से बता देते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करना होता है, जबकि इसके ठीक अपोजिट, ठीक है ना, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम स्पेशली प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि राइबोसोम का इकलौता फंक्शन होता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, ठीक है ना। पूरे सेल्स में राइबोसोम जहाँ पे भी फाउंड होंगे, जहाँ पे भी मिलेंगे, वो सिर्फ एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, और वो ये है कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स नॉट, अगर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका इकलौता एक ही फंक्शन होगा, वो क्या, तो वो ये कि वो क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। इसके ठीक अपोजिट जब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो उसका इकलौता काम होता है क्या, वो ये कि ये फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, फॉर्म्ड करता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि इसके फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है ना। सबसे पहला फंक्शन, राइबोसोम्स प्रेजेंट इन all active cells act as site for protein synthesis. Protein manufacturers here are transport throughout the cell by endoplasmic reticulum। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, अभी बताया आप लोगों को कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो
फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले वाले फंक्शन में ये लिखा गया है कि राइबोसोम क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, ठीक है, प्रोटीन को। और ये सिर्फ हमारे ही सेल में नहीं, इस अर्थ के जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी के सेल में राइबोसोम क्या होता है, पाया जाता है, फाउंड होता है, और उसका एक ही काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ठीक है ना। और यहाँ से सिंथेसाइज कर सेल के अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक क्या करना, प्रोटीन को पहुँचाना, ठीक है ना। दूसरा इसका फंक्शन है कि फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को भी ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। पर करता कौन है, तो ACR करता है, ठीक है ना। ACR की सहायता से, ACR के हेल्प से, ठीक है ना, वो क्या करता है, फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। और इस फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करना, रिपेयर करना, ठीक है ना। यहाँ से एक फैक्ट ये सामने आता है कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन में सबसे मेन रोल कौन करता है जी, यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से किसी सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब है कि बार बार मेम्ब्रेन के टूटने के बाद जो हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फैट, लिपिड और प्रोटीन होता है, ये क्या करता है, उसको फिर से सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना, उसको फिर से बनाता है। तो इसी फंक्शन को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है ना। तीसरा जो फंक्शन है, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज बाय ER फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। इसी ER से कुछ खास तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटीन्स कभी कभी सेल्स में, ठीक है ना, एज अ एंजाइम और एज अ हार्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है ना। एंजाइम और हार्मोन के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता हो तो इजी वे में बस एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि जब भी हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, एंजाइम एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, ठीक है। वहीं इसके ठीक अपोजिट जब हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन डाइजेशन वगैरह में हेल्प नहीं करता, बल्कि ये उस सेल्स के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे सेल्स में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे उनमें डेवलपमेंट होगा, कैसे वो डेवलप करके मैच्योर होंगे, कैसे सेल्स को, ठीक है ना, एक सेल से दूसरे सेल में डिवीज़न कैसे होगा, कैसे उनका फॉर्मेशन होगा, इन सबों को क्या करता है, हार्मोन्स क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। चलिए, जो चौथा पॉइंट है हमारा कि ACR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस एंड ड्रग्स इन लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट का मतलब हो गया हम जैसे जीव, ठीक है ना, यानी कि वर्टिब्रेट का मतलब हुआ कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है, जैसे हम लोग, ठीक है ना। तो कभी कभी यही ACR यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है जी। एक्चुअली हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा टॉक्सिन होता है, ठीक है। वो टॉक्सिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकता है या फिर किसी ना किसी अलग अलग फॉर्म में होता है, पर उसको, उस टॉक्सिन को ख़त्म करके हम लोग के लाइफ को सेव करना, उससे न्यूट्रिशन देना, ये सारा का सारा काम हमारा सेल्स करता है। तो आखिर सेल्स के पास में ये कहाँ से आता है, तो वो इस टॉक्सिन को ख़त्म करने का काम यही हमारे सेल्स के स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं फंक्शन, ठीक है ना। जो पांचवा फंक्शन है वो है कि इट्स फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम प्रोवाइडिंग चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स इट ट्रांसपोर्टेड बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये एक खास नेटवर्क को बनाता है जिसकी वजह से इस में बना हुआ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स सेल के अलग अलग पार्ट्स में, यानी कि साइटोप्लाज्म के अलग अलग हिस्सों में चला जाए, और इसके अलावा न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में भी, जैसे सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको साइटोप्लाज्म कहा गया, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है जिससे न्यूक्लियस फुलफिल होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्रोटीन का ज़रूरत तो सबको होता है क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है जी, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा पार्ट जो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन से लेके हर एक फंक्शन को परफॉर्म करता है। बिना प्रोटीन के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ से बना हुआ प्रोटीन
क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए, एक चैनल के ज़रिए एक चैनल बनाया जाता है जिसके जरिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में और हमारे न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्या होता है, ये प्रोटीन प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही मेन रोल प्ले करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे होल बॉडी में सेल्स के, ठीक है ना। इसका छठा जो फंक्शन है, इट फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, ठीक है ना। इट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर समवन ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये क्या करता है, एक सरफेस देता है जिसकी वजह से हमारे सेल्स में बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए, ठीक है ना। एंड फाइनली इट सपोर्ट अ मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ सेल। ये क्या करता है, किसी भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इसके अलावा सेल को एक सही शेप और साइज प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही हम रहने देते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। कल हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना।